यदि आपको पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार बना दिया और आप यहाँ से निर्वाचित होकर के विधानसभा में पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो कार्य होगा बरहज विधानसभा के लिए वो क्या होगा, अभी से हमारे दर्शकों को आश्वस्त कर दीजिए। मेरा जो सबसे पहला कार्य होगा, अपने क्षेत्र के और अपने जिले के युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार सृजन केंद्र को स्थापित कर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज की पूरी व्यवस्था युवाओं के ऊपर निर्भर है। इस देश का युवा जिस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक नई क्रांति का सृजन हो जाता है। तो युवाओं का प्रोत्साहन सदियों से श्रेष्ठ वर्ग करता रहा है और वो अनवरत आज भी जारी है। ऐसा इसलिए कि संपूर्ण व्यवस्था का भार समाज में युवा वर्ग के ऊपर निर्भर होता है। युवा वर्ग यदि जरा सा भी दिग्भ्रमित होता है तो हमारे समाज की दिशा बदल जाती है। आज हम एक ऐसे युवा से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपनी मेहनत से और अपने बुद्धि कौशल और अपने ज्ञान से आज आप जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, हम इन्हीं की जुबानी में जानना चाहेंगे। हम नाम आपको बताते हैं। नाम है आपका सत्येंद्र त्रिपाठी जी। बाकी परिचय हम सत्येंद्र त्रिपाठी जी से ही लेंगे। त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि युवा जो है जिस भी दिशा में चलता है उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत होती है कि जिस दिशा में वो चलता है उस दिशा में एक नवीन क्रांति का सूत्रपात कर देता है। पाठक जी, जैसा कि मैंने बताया कि आपका नाम मैंने अपने दर्शकों को बता दिया था। बाकी आपसे जो है आपकी ही जुबानी, आपकी कहानी यहाँ चलेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, आपके माता पिता कौन थे, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा जन्म देवरिया के कटियारी ग्राम में हुआ था, जो कि बराज बाजार तहसील में आता है और सतराव के नज़दीक है। मेरे पिताजी फौज में थे, जो कि सूबेदार के पद से रिटायर हुए। पिताजी का नाम क्या था? मेरे पिताजी स्वर्गीय वशिष्ठ त्रिपाठी जी सेना में थे, सूबेदार के पद से रिटायर हुए। उसके बाद मेरी माता जी हैं। माता जी का नाम? श्रीमती कैलाशी देवी। और हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा। बड़े भाई समर भूपेंद्र त्रिपाठी वो भारतीय नौसेना में है। मुझसे छोटे भाई ब्रिगेडियर जितेंद्र त्रिपाठी, वो भी सेना में है। प्लस उनसे जो सबसे छोटे वाले हैं रविंद्र त्रिपाठी, उनके सामाजिक कार्यकर्ता, उनका अपना व्यवसाय है। अच्छा। इसके अतिरिक्त मेरे चाचा जी हैं श्री अरुण तिवारी जी, जो कि भदवानी इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे। और छोटे चाचा मेरे स्वर्गीय श्री मालकंडे तिवारी जी, वो भी प्रवक्ता थे बड़का इंटर कॉलेज में। अभी हम लोग का संयुक्त परिवार है। अच्छा, एक संयुक्त परिवार, पूरा संयुक्त परिवार है। इसमें कि और मेरे भाई हैं श्री मोहन त्रिपाठी, जो देवरिया में पीडी एकेडमी के प्रबंधक हैं। उससे छोटे भाई नित्यानंद तिवारी जी, वो खाद्यान्न विक्रय केंद्र संचालन करते हैं और कृषक हैं। फिर एक सुबोध तिवारी हैं डब्लू मास्टर, जो कि प्रवक्ता है मड़कड़ा इंटर कॉलेज में। और उनसे छोटे सिद्धांत तिवारी हैं, जो कि टावर्स के प्रबंधक हैं। मतलब ये आपका एक संयुक्त परिवार है। और जैसा कि आपने कहा कि संक्षिप्त परिचय, तो संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का एक संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। मतलब यही एक आपकी पहचान है और यही है आपकी ताकत है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी पुरातन कालीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में संयुक्त परिवार की ही संकल्पना जो की गई थी। आज यद्यपि उस संयुक्त परिवार का विखंडन होकर के अब एकीकरण की तरफ, एकल परिवार की तरफ तेजी से हमारा समाज बढ़ रहा है।
और ऐसी दृष्टि से ये ऐसी इस स्थिति में यदि आपका एकल परिवार संचालित हो रहा है तो ये अपने आप में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी गौरवान्वित करता है और हमारी जो पुरातन कालीन व्यवस्था है उसको मूर्त रूप देने का कार्य कर रहा है। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे देश में समाज में बिल्कुल जो वर्तमान में कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका कारण ही है कि हमारा संयुक्त परिवार और विखंडित हो गया। उस पर हम अभी चलेंगे तिवारी जी। जो है अभी तो हम आपका जो है अभी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से हमने शुरू किया। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी मेरा गांव है कटियारी, उस प्राथमिक विद्यालय में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद कुछ दिन तक मथुरा में सेंट्रल स्कूल में रहे। उसके बाद अखिल भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कक्षा 5 में प्रवेश किया। कक्षा 12 तक मैं वहीं पढ़ा। अच्छा, सैनिक स्कूल में आप जो कक्षा 5 से लेकर के और कक्षा 12 तक जो उसके बाद जो आपकी उच्च शिक्षा शुरू हुई वो कहाँ से आपने शुरू किया? वो मैंने जाके फिर अपना स्नातक BSc किया मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से, और मैंने अपना विधि का स्नातक कोर्स जो है वहीं से मैंने उत्तीर्ण किया। अच्छा, दर्शकों को हम ये नहीं बता पाए थे कि आप उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो है बतौर अधिवक्ता आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जो आपका रुझान, जैसे आपने विधि स्नातक भी जो है इलाहाबाद से आपने किया, तो आपके दिमाग में कैसे आया? चूंकि आप सैनिक स्कूल में आपका प्रवेश हुआ था कक्षा 5 से लेके और आप 12 तक सैनिक स्कूल में थे, तो स्वाभाविक है आपके पिताजी भी जो कि चूंकि सेना में थे, तो आपका जो डाइवर्जन हुआ जो है विधि के क्षेत्र में कैसे हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल से सेना से हमेशा लगाव रहा है, सेना से प्रेम रहा है और आज भी बहुत प्रेम है। लेकिन हमेशा मन में ये रहता था कि परिवार के सभी लोग सेना में हैं, तो क्यों ना मैं कोई अन्य क्षेत्र में अपना भविष्य देखूं। और शुरू से ही श्रमदान, समाज में रहने की आदत थी, जो कि ऐसा हमको सेना में संभव नहीं हो पाता। मतलब कुल मिलाकर के समाज से जुड़ के रहने की जो आपके अंदर उत्कंठा थी वो विधि के क्षेत्र में आपको ले आए। बिल्कुल। विधि व्यवसाय आपने जो अंगीकार किया उसके पीछे ये था कि हम समाज की बहुत समीपता के साथ सेवा कर सकेंगे। तो आप एक अधिवक्ता निश्चित रूप से वो समाज का एक सजग प्रहरी माना जाता है। संवैधानिक तरीके से वो लड़ाई लड़ता है और किसी भी वंचित व्यक्ति के अधिकारों को वह प्रतिस्थापित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जी। तो आप ने सीधे उच्च न्यायालय में आपने विधि व्यवसाय शुरू किया या उसके पहले आपने जो है निचली अदालतों में कहीं आपने अनुभव लिया? नहीं, मैंने जो है सबसे पहले तो मैंने अपना विधि जो अधिवक्ता का कार्य है वो मैंने सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से प्रारंभ किया। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से आपने शुरू किया, यानी कि आप उच्च न्यायालय इलाहाबाद नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। तो आपने शुरुआत आपने जो है सर्वोच्च न्यायालय से किया। उसके बाद 1 साल वहाँ पर प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर वहाँ मुझे महसूस हुआ कि जब तक आपको उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालयों का विधिवत ज्ञान ना हो तब तक बहुत अच्छा आप सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं कर सकते। तो उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया और मेरा जो अपना अगला लक्ष्य है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही। और जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय में तो आपका अच्छा सामान्य ज्ञान होना चाहिए और अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए, उसमें सर्वोच्च न्यायालय। कानून विधि का जो ज्ञान है या ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो जिला न्यायालय में ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से देखने को मिलता है। और हमारे देश के जो बेसिक लॉ बात करेंगे आप, IPC का, एविडेंस का, CPC का, CRPC का, तो जितने अच्छी ट्रेनिंग, जितना अच्छा सीख और समस्या जब जिला न्यायालय में पाएंगे वो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं पाएंगे। तिवारी जी, आपने जो विधि के क्षेत्र में संघर्षरत जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपने बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अक्सर होता है और बड़े बड़े संस्थानों से बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने बहुत बड़े संस्थान से डिग्री हासिल किया है, हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हम वकालत करेंगे या हम उच्च न्यायालय में वकालत करेंगे। तो उनके भ्रम को आपने दूर किया है। हम फिर आपके व्यक्तिगत जीवन यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि विधि के छात्र और विधि में कार्य करने वाले अधिवक्ता, ये लोग विधि को ग्लैमर के रूप में न देखें।
ग्लैमर के रूप में ग्लैमरस व्यवसाय नहीं है। विधि का व्यवसाय जो है वो एक सामाजिक सेवा है, और कहा जाता है कि कचहरी हमारे समाज का परिदृश्य है। तो आप जिला न्यायालय में जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना विधि की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और कानून की सेवा करेंगे। ये बात जो हमारे विधि के जो कॉलेजेस हैं, विधि की जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनके दिमाग में भी रहना चाहिए कि हम अपने बच्चे को प्रेरित करें कि पहले आप लोग जाके जिला न्यायालय, वो मूट कोर्ट भी करते हैं तो हाई कोर्ट को बुलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको पूरा प्रशिक्षण का आधार हमारा जिला न्यायालय को बनाना चाहिए। तिवारी जी, आपने बहुत बेहतर जानकारी दिया है हमारे दर्शकों को। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपना विधि व्यवसाय कर रहे हैं। विधि के अतिरिक्त, विधि व्यवसाय के अतिरिक्त जो आपके कार्य हैं उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मूलतः मेरा काम मैं अधिवक्ता ही हूँ, लेकिन मेरा शिक्षा में और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण देने का ही मेरा एक बहुत बड़ा रुचि रहा है। और मैंने बनारस, प्रयागराज, नई दिल्ली तीनों जगहों पर कोचिंग संस्थाएं चलाई हैं, बच्चों को शिक्षा दी है। कई छात्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दिया गया है। और इस समय ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो प्रतियोगी छात्र हैं, खासकर सिविल सर्विसेज के, IAS, DCS के और जो न्यायिक सेवाएं हैं, इन छात्रों को मैं अच्छा प्रशिक्षित करते हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त मेरा एक NGO है, श्रमिक कल्याण विकास संस्थान, जो कि करीब 25 साल पुराना, उसको 1995 में स्थापित हुआ था। तब से लेकर लगातार हम लोग क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, माघ मेले में, बाढ़ में, इन जगहों पर के माध्यम से हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। और इसमें कम से कम 10,000 छात्र, अब तो खैर सब लोग सेवाओं में हैं, इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। मतलब अपने पूर्वांचल में विशेष तौर से आप काम करते हैं, आपकी जो संस्था है। तिवारी जी, उच्च न्यायालय एक ऐसी अदालत मानी जाती है कि जहां लोगों का निवारण वहां हो जाता है। तो जो उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का प्रवर्तन एज ए अधिवक्ता, एज ए वकील, आप किस तरह से समाज के उन व्यक्तियों के लिए जो कहीं न कहीं अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं, उनके अधिकारों को दिलाने में किस तरह से आप संघर्षशील रहते हैं, और जब आप उनके अधिकारों को पुनर्स्थापित करा लेते हैं तो कितना सुखद महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप? ये एकदम सही कहा आपने कि उच्च न्यायालय जो है समाज के दुखों का निवारण का एक बहुत ही प्रभावशाली केंद्र है। लेकिन अब इसका जो दूसरा पक्ष है उस पर भी हम लोग अभी आएंगे। जहाँ तक निवारण करने का प्रश्न है, तो न्यायालय उसी को ही, आप कह सकते हैं, उसी को ही रिलीफ, जिसे हम लोग कहते हैं, रिलीफ देता है जो उसके पास जाता है। सो मोटो कार्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन जो कुछ जनहित की बातें हैं उसमें न्यायालय सो मोटो भी कार्य कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे हितों के लिए न्यायालय में जा सकता है। इसको कि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। तो मैंने कई जनहित याचिकाएं की हैं, किसानों के लिए की हैं। खाद्यान्न केंद्र जो हमारे प्रदेश में बहुत कम खुल रहे थे, जिससे किसानों को अपने खाद्यान्न सरकारी गोदाम जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी, उसके मैंने किए हैं। प्लस आपने सुना होगा कि कुछ वर्ष पहले हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे श्री अनिल यादव जी, उनको हटाने के लिए हम लोगों ने एक जनहित याचिका की थी, और उसमें हम लोग सफल हुए थे। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनको, चूंकि उसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे, क्वालिफाइड नहीं थे, तो PIL के जरिए हम लोगों ने को वारंटो के रिट के द्वारा उनको हटाया था, जिसमें कि प्रदेश के सारे प्रतियोगी छात्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी थे कार्य प्रणाली से लोक सेवा आयोग के, उन छात्रों के लिए, उन छात्रों ने अपनी संघर्ष समिति बनाई थी, उसके अधिवक्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया। मतलब
इतनी सक्षमता होती है उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के पास, क्योंकि उच्च न्यायालय स्वयं उस क्षमता से परिपूर्ण होता है और वहाँ कार्य करने वाला अधिवक्ता वो भी अपने आप को उसी संसाधन से परिपूर्ण, उसी क्षमता से परिपूर्ण अपने आप को समझता है। और जैसा कि हमारे इसी सवाल का दूसरा भाग था कि कितनी आत्मसंतुष्टि आपको मिलती होगी जब किसी के अधिकारों का प्रवर्तन आप कराते हैं, किसी के दुखों का निवारण जब आप कराते हैं, तो कितनी खुशी आपको मिलती है, आप कैसे व्यक्त करेंगे? बहुत खुशी मिलती है, बहुत अनुभूति होती है। और खासकर मेरा अपना क्षेत्र रहा है तो ज़्यादातर वे छात्र जो नौकरियों की तलाश में हैं और वो किसी न किसी गलत तरीके से उनको जब नहीं चयन किया जाता है, तो उन छात्रों को मैंने 10 से 1000 छात्रों के रेटें फाइल किए हैं और मुझे तो याद नहीं पड़ता कि शायद कोई भी मेरा रेट जो नौकरी के लिए कोई बच्चा आया हो वो खारिज हुआ। 100% जो सर्विस रेट है मेरी बच्चों वाली, वो तो बच्चे हमारे जब चैम्बर में आते भी हैं, पढ़ने वाले भी, वो कहते हैं सर जो इस चैम्बर में आ जाता है, चाहे मुकदमा लेकर आए चाहे वो पढ़ने आए, उसका चयन हो जाता है। तो जब ऐसा बच्चे कहते हैं तो फिर निश्चित रूप से बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। अच्छा, उच्च न्यायालय में हर समस्या का समाधान निहित है। इसमें एक आपके हमारे अधिनियम में जो CRPC का सेक्शन 482 है, इसमें बड़ी ताकत है जो है। तो 482 पर तमाम सारी डिबेटें होती हैं। मैं भी जो है इसको जो है अभी तक मैंने किया तो नहीं है किसी से डिबेट इस पर जो है, लेकिन एक डिबेट इस पर मैं चाहूंगा कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक पैनल जो है उसका मैं डिबेट करूं। लेकिन संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा कि 482 के अंदर वो कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से आप सब कुछ जो है वो रामबाण की तरह जो है, क्या कहेंगे जरा सा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे 482 CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसका एक ऐसा प्रोविजन, ऐसा एक प्रावधान है जिसके जरिए उच्च न्यायालय को, जिसे हम लोग कहते हैं इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित अधिकार, अर्थात अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को सुलझाने के लिए किसी भी कानून में, किसी भी विधि में अगर कोई भी प्रावधान नहीं है, तो उच्च न्यायालय का उस 482 के जरिए उस अन्याय को दूर करने का एक इनहेरेंट अधिकार मिला हुआ। तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो किसी भी अन्याय को दूर उसमें समाहित कर लेता है। यानी हर जो है दुख का निवारण जो है उच्च न्यायालय के पास है और वो शक्ति उसे इसी इनहेरेंट पावर जो है वो 482 के तहत। क्रिमिनल मैटर्स में 482 है, CPC में 151 आपका है और कॉन्स्टिट्यूशन में जब कहते हैं आर्टिकल 226 रेट। 3 अधिकार ऐसे हैं, इसके लिए किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको व्यक्ति को ये दर्शाना होता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने एक पूछा, आपने 3 बताया। अच्छा तिवारी जी, अब मैं थोड़ा सा जो आपका निजी व्यवसाय रहा है उस पर आपने हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारी दिया है। हम प्रारंभिक अपने सवालों में एक जो संयुक्त परिवार की बात आई है जिसका वर्णन आप शुरुआती ही दौर में आप कर रहे थे, हम उस पर जानना चाहेंगे। क्योंकि विधि क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति यानी अधिवक्ता जो है, समाज के उन समस्त जो समाज की कमियां हैं वो उसके पास आती रहती हैं, तो वो समाज को समझने का बहुत ही अच्छा नजरिया उसके पास होता है। तो आपने बताया कि एक संयुक्त परिवार आपका जो है आज भी संचालित हो रहा है, जिसमें पिताजी के भाई, उनके बच्चे आपके साथ, सभी परिवार एक साथ रह रहे हैं, सबका वर्णन भी आपने किया है। तो संयुक्त परिवार के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि जो व्यवस्था जो धराशायी हो रही है, जो एकल परिवारों की जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे समाज में किस तरह की विसंगति पैदा हो रही है, ये चीज जो है आप अपने कार्य अनुभव में किस तरह से देखते हैं और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं, इसको जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि हम लोग पहले कहा जाता है कि जो हमारे देश में जो हिंदू व्यवस्था है या जो समाज की व्यवस्था है, समाज की संरचना है, वो 3 तथ्यों पर आधारित है। 3 तत्वों को कह सकते हैं आप, जिसे हम लोग कहते हैं जाति व्यवस्था, एक हमारा जो आश्रम व्यवस्था है, और तीसरा संयुक्त परिवार को भी उतना ही महत्व दिया गया है कि हमारा पूरा समाज का जो आधार है वो इन्हीं 3 बातों पर है। तो आश्रम व्यवस्था आधुनिकरण के कारण कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है।
जाति व्यवस्था केवल राजनीति में रह गई है। उनके हटने ना हटने से कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन संयुक्त परिवार के टूटने से ऐसा महसूस होता है कि कई बुराइयां ऐसी हैं उसने जन्म ले लिया है। हम लोगों के पास समस्याएं आती हैं विवाह की, दाम्पत्य जीवन की। उसका एक प्रमुख कारण है कि संयुक्त परिवार, तो एकल परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, कहीं विवाद हुआ, वो विवाद बढ़ता जाता है, कोई इसको डाइल्यूट करने वाला नहीं रहता है। लेकिन अगर वही परिवार संयुक्त परिवार में रहे, अगर दोनों विवाद होता है तो वो उस चीज़ को कहा जाता है कि कहीं पर रिलीज करने के लिए उनके पास एक जरिया होता है, प्लस उनको एक अपना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उन बातों को समझा देता है। तो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या जो हमारे सामने आ रही है, जो कि गाँव तक भी चली गई है, वो दाम्पत्य जीवन जो नष्ट हो रहा है। तो वो एक ऐसा लगता है कि संयुक्त परिवार के ना होने के लिए ऐसा है। दूसरा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, संयुक्त परिवार ना होने की वजह से हस्बैंड चले जाते हैं नौकरी करने, वाइफ भी चले जाती है नौकरी करने नहीं भी जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। तो जो वृद्धाश्रम है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब नए हमारे समाज, आधुनिक समाज से कहते हैं यार, उसका ये इनकी संख्या बढ़ रही है, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। जो बेरोजगारी है, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जा रहा है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, कोई ना कोई उसको संभालने वाला रहता है। तो तमाम जितनी बुराइयां हैं, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सबसे बड़ा तो संयुक्त परिवार के जरिए व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलती है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है। ये सारी बातें निश्चित रूप से मतलब क्योंकि हम सीधे अपने घर में महसूस करते हैं, प्लस अगर अधिवक्ता कितनी बुराइयां पैदा कर रहा है, एक भी हमारे पास आज तक उदाहरण नहीं आया है विवाह के विच्छेदन का। हमने पूछा हो आप कैसे रहे, तो हमारा एकल परिवार, संयुक्त परिवार में डाइवोर्स का कोई भी फरियाद हमारे पास लेकर नहीं आता है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि 99% मामले जो है एकल परिवारों से इस तरह के जो विवाद होते हैं वो आते हैं। एक आध अगर यदा कदा मान लिया जाए संयुक्त परिवार में वो आ जाता है, तो वो होगा, अन्यथा तो एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान आपने बताया है हमारे दर्शकों को, समाज को, कि अगर हम संयुक्त परिवार को फिर से अगर हम एकाकार करें तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जाएगा। और जो बड़ी जो पेंडेंसी जो है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में है, मेरे ख्याल से 50% मुकदमे इस समय उसको पारिवारिक मामले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और संयुक्त परिवार का एक और भी लाभ है, जो बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल संयुक्त परिवार होने से जो हमारी भूमि है वो एकजुट रहती है, उसका भी खंडन, अलग हो जाने से वो आपकी भूमि बढ़ जाती है, छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं, गांठों में परिवर्तित हो जाती है, तो खेती भी उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रह पाती। उसका उदाहरण ठीक हमारे घर में भी, हमारे पास बहुत कम खेती है हमारे घर में, लेकिन खेत एक साथ है, अच्छे ढंग से खेती लोग करते हैं, सब काम चलता है। तिवारी जी, एक सवाल और मैं आपके विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ पूछता हूँ, फिर आप राजनीति की तरफ जो आपका रुझान है उस पर भी हम सवाल करेंगे। जैसे एक अधिवक्ता समाज के हर व्यक्ति की या हर वर्ग की पीड़ा का समाधान करता है, लेकिन एक अधिवक्ता की पीड़ा का समाधान किस तरह से करता है, क्या कहेंगे? क्योंकि अधिवक्ता भी बहुत, एक अधिवक्ता की पीड़ा का समाधान भाईचारा। हमारे विधि व्यवसाय में, बल्कि अधिवक्ता समुदाय में लाख बुराइयां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अच्छाई है उनमें आपस में बहुत भाईचारा है। तो किसी पीड़ा का समाधान जहाँ भाईचारा बढ़ेगा तो पीड़ा अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तिवारी जी, आपका जो रुझान है आप राजनीति से भी जो है जुड़े हुए हैं, तो आप एक दिमाग में किस तरह से ये आया कि राजनीति में प्रवेश करके जो है आप समाज की सेवा कर पाएंगे बढ़िया, क्या कहेंगे? जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, सक्रिय राजनीति में तो मैंने अभी कदम रखा है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है मेरे ख्याल से जन्म से ही है।
हम लोग सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में गए थे, तो वहाँ पर भी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक हम लोगों से श्रमदान कराया जाता था। श्रम, पढ़ाई लिखाई वाले स्कूल में भी कहा जाता है कि नहीं, श्रम करोगे वही सबसे बड़ा आपकी ट्रेनिंग है, वही सबसे बड़ा दान है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आया तो मैं सामाजिक सचिव था अपने हॉस्टल का। उस समय भी हम लोग दिव्यांगजन के लिए कार्य करते थे। फिर हम लोगों ने सबने छात्रों ने मिलकर NGO बनाया, तो जो भी हो सकता था श्रमिक कल्याण विकास संस्थान में सारे सामाजिक कार्य किए। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अनुभव बढ़ता गया, तो बाद में पाया कि अगर हमको समाज सेवा को और समाज से आपको अपने आप को जोड़ के रखना है, तो सबसे प्रभावशाली जरिया जो है वह राजनीति है। तो राजनीति के में सक्रिय होने का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज में सक्रिय हो सकें। और कुछ सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा निर्णय, समाज के लिए निर्णय लेने का भी अधिकार जब किसी व्यक्ति को मिलता है, तो वह अपने कार्य को और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कर पाता है। इस राजनीति में आने का मकसद यही है। प्लस गांव में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कोई खेती में रुचि नहीं ले रहा है, जबकि हम लोग पढ़ भी गए हैं, सारी बातें जान रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि कृषि से क्या नहीं किया जा सकता। तो राजनीति में आने का मेरा जो एक प्रमुख कारण है, समाज से जुड़ना तो है ही, कृषि को प्रभावशाली करना भी है। और जब कोई काम आप निर्णय लेके करते हैं और जमीन पर करते हैं तो उसका परिणाम आता है। तो उसके लिए आपको कि राजनीति एक सबसे प्रभावशाली बेहतर माध्यम है। तो आपने जो है किस राजनीतिक दल को आपने जो है पसंद किया है, किस राजनीतिक दल के माध्यम से आप जो है राजनीति करना चाहेंगे, क्या बताएंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ग्रहण किया? जी। अच्छा। तो अभी इस समय मान लीजिए जो है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, बिल्कुल अधिसूचना एकदम बस जारी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा क्या है? विधानसभा में टिकट की दावेदारी है? बिल्कुल। मेरी जो अपनी जन्मभूमि है, कटियारी गांव मेरा जन्म हुआ है, जो बरहस विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ से मैंने अपनी दावेदारी पेश की है, और इसलिए भी पेश की है कि हमेशा से मन करता है कि जहाँ जन्मभूमि गांव, मातृभूमि हम लोग कहते हैं तो मातृभूमि हमारा देश है, लेकिन मातृभूमि हमारा गांव, घर, क्षेत्र भी हमारी मातृभूमि है। बिल्कुल। वहाँ पर जो कार्य करने में जो सुख मिलता है, जो आम संतुष्टि मिलती है, वो किसी अन्य जगह पर उतनी नहीं मिलती। एक वो कारण हमने चूज किया है इसको। प्लस आज की तारीख में उस बरहत क्षेत्र के लगभग हर व्यक्ति को मैं भी जानता हूँ, और हर व्यक्ति आपको भी मुझे भी जानता है। तो राजनीति में जो प्रतिस्पर्धा है, आप का राजनीति में प्रवेश अभी बहुत जल्दी हुआ है। यद्यपि आप उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता आपने समाज की बहुत सारी सेवा की और लगातार कर रहे हैं, तो इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बरहट विधानसभा क्षेत्र से बनाएगी, ऐसा आपको पूरा विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो चाहता है कि ऐसे उसके प्रत्याशी रहें जो क्षेत्र को समझते हों और क्षेत्र समाज के लिए निस्वार्थ कार्य करना चाहते हो और वो कार्य करने में वो सक्षम हो। और जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय नारा भी यही चल रहा है, काम रफ्तार और ईमानदार नियत करके जो चल रहा है। तो सीधे मेरे अपने व्यक्तिगत जो मेरा अपना ईमानदार सरकार काम धंधार का जो नारा है बिल्कुल सीधे उससे मैच करता है। अच्छा, आप ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की बात है, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल है, लेकिन वो सकारात्मक रहेगी। और बचपन से ही प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके हम लोग स्कूल में पाए और स्कॉलरशिप से पढ़ाई लिखाई की। फिर जब विश्वविद्यालय में आए तो वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में तो प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतिस्पर्धा को हमेशा आपने जो है फेस किया है। फेस किया है।
और प्रतिस्पर्धा अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम है। प्रतिस्पर्धा से हमेशा व्यक्तित्व में निखार ही हर व्यक्ति के आता है। अच्छा, योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी जी सत्ता संभालते ही जो है उन्होंने नारा दिया था, जब सरकार में वो शामिल हुए थे तो उन्होंने जो है अपना जो संकल्प जो है निर्धारित किया था, तो उसमें था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, युवाओं को मिले रोजगार, सशक्त नारी समान अधिकार, विकसित उद्योग सुगम कारोबार। तो ये सारे तमाम सारे संकल्प जो योगी जी ने दिए थे, तो उन संकल्पों पर योगी जी कितने खरे उतरे, कितना नंबर देंगे आप योगी जी को? हम तो उनको 10 में 10 नंबर देंगे। और जहाँ तक ये संकल्प की बात कही आपने, ये तो हर सरकार का संकल्प यही होना चाहिए। हमारा देश जो है, हमारा जो आपसे कहते हैं भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। हमारा संविधान कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, जिसका कि मूल मंत्र ही यही है। तो यह योगी जी क्या, यह जितनी भी सरकारें हैं, जिस किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सबका ही संकल्प ये होना चाहिए। हाँ, ये है कि कौन व्यक्ति उस दिशा में कार्य करता है, कितनी क्षमता से कार्य करता है वह, और इस क्षेत्र में योगी जी निश्चित रूप से। हाँ, जैसे आपका अनुभव जो है ना, जीवन का अनुभव जो है आपका एक लंबा अनुभव है, तो योगी जी का जो कार्य है और इसके पूर्व के जो मुख्यमंत्रियों का कार्य है, उसमें जो अंतर आप देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप उसको बताएं, एक निष्पक्षता के साथ आप बताएं कि योगी जी ने किस तरह से प्रदेश को विकास के रास्तों पर दौड़ाया है और जिससे प्रभावित होकर के आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और आपने दावेदारी ठोका है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ये आपके दिमाग में तो आया होगा ना कि इस दल से जुड़े हुए लोग काफी तेजी से जो है विकास कार्यों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में योगी जी जो है, क्योंकि आपके इस धरती के ही हैं जो है, तो किस तरह से आप अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में आप इनको बेहतर पाते हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश के विकास की जो पहली शर्त है कि वहाँ पर लोकतंत्र मजबूत हो और वहाँ पर सुरक्षा का माहौल हो, मतलब पीस। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि पीस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जो पहली शर्त है वह है शांति। तो जो आपने कहा विकास कार्य किसी को करना है, तो पहली चीज तो प्रदेश में माहौल होना चाहिए सुरक्षा का और शांति का। तो आप देखें पिछले 5 साल में गुंडा राज को कितने प्रभावशाली ढंग से योगी जी ने समाप्त किया है। दंगे पिछले 5 साल में कहीं नहीं हुए हैं। तो जो विकास की जो पहली शर्त होती है वो योगी जी ने 10 में 10 नंबर पाए हैं। जब आप आते हैं विकास कार्य की तरफ, तो विकास कार्य एक क्रमवार होता है, जिसमें सबसे पहले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली, पानी। आप देखें कि पूरे हमारे प्रदेश में हाईवेज का, एक्सप्रेस हाईवेज का एक जाल बिछा हुआ है। मैं स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हर हफ्ते अपने क्षेत्र में आता हूँ। सवेरे 4 बजे चलता हूँ और 8:30 बजे अपने गांव के दरवाजे पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। और ये भी बता दूँ आपको, अब तो खैर सड़कें सारी अच्छी बन चुकी हैं, लेकिन आज से 5 साल या 2 साल पहले सबसे पहले हमारे गांव की सड़क सबसे अच्छी बनी। बिल्कुल, गाँवों की दिशा में सरकार ने बेहतर कार्य किया। बिजली की जब आप बात करेंगे तो गांव में भी 17 घंटे 18 घंटे बिजली रहती है। तो जो विकास की जो आधारभूत संरचना वाली जो बातें हैं वो योगी जी ने पूरी कर दी। इसके बाद जो हमारे और इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का, सारी चीज़ें उन्होंने, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण है वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उस गति से नहीं चला है, लेकिन वो गति, वो चरण अब आ रहा है। मतलब अगर चरणबद्ध तरीके से अब हमारा औद्योगिकरण, और जो एक और चीज़ जो सरकार बार बार कर रही है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग ये आगे बढ़े। तो मेरा मानना है कि सरकार का जो दूसरा कार्यकाल आने वाला है उसमें कृषि और कृषि आधारित उद्योग को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलना है, क्योंकि सीधे हमारे बेरोजगारी पर अटैक करेगा। मतलब आप ये मान के चलते हैं कि सरकार को दूसरा कार्यकाल मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं, किसी पूछ लीजिए आप। मतलब योगी जी को आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे? अच्छा, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेता हूँ
कि जो आपकी दावेदारी है बरहज विधानसभा क्षेत्र से, जो देवरिया जनपद का विधानसभा क्षेत्र है, यदि आपको पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार बना दिया और आप यहाँ से निर्वाचित होकर के विधानसभा में पहुंचते हैं, तो सबसे पहला जो कार्य होगा बरहज विधानसभा के लिए वो क्या होगा? अभी से हमारे दर्शकों को आश्वस्त कर दीजिए। मेरा जो सबसे पहला कार्य होगा, अपने क्षेत्र के और अपने जिले के युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार सृजन केंद्र को स्थापित करना और बेरोजगारी को दूर करने के दिशा में ही मेरा पहला कार्य होगा। क्योंकि मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि आज के हमारे देश में, जो हमारे देश में क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी, और जो सबसे बड़ा समाधान है वो है रोजगारी। तिवारी जी, आपने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त पर हमारे दर्शकों को जानकारी दिया, और जो आपकी भावी योजना है, राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे और वहां आप किस तरह से अपने आप को प्रतिस्थापित करेंगे और किस तरह से वहां कार्य करेंगे, इन सबके बारे में आपने बेहतर तरीके से एक बात और जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्वरोजगार और युवाओं के रोजगार, इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ये भी मेरा एक अपना मिशन है। इस प्राकृतिक खेती के लिए भी मैंने राजनीति बिल्कुल बिल्कुल उसको बढ़ावा देने के लिए जो है मिशन है आगे का जीवन का। हमारी शुभकामना है तिवारी जी कि आपकी जो इच्छा है वो इच्छा, चूंकि सकारात्मक दृष्टि से आपने इस दिशा में सोचना शुरू किया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी इच्छा पूर्ण हो और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।